चलो आज हम विराम चिन्हों के बारे में अभ्यास करें। मित्रों, भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए विराम चिन्हों का ध्यान रखना पड़ता है। भाषा में ताल, लय और उसमें जो भाव है वह स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का ध्यान रखना पड़ता है। भाषा को बोलते समय, पढ़ते समय, लिखते समय अगर हम विराम चिन्हों का ध्यान रखेंगे तभी भाषा प्रभावशाली बनेगी। कोई व्यक्ति भाषा जब बोलता है इतनी जल्दी जल्दी बोल लेता है और उसे लगता है कि वह बहुत ही सुंदर भाषा बोल रहा है, परंतु कभी किसी समाचार वाचक को देखा है? उसे बोलते समय ध्यान देना कि वह एक शब्द के बाद दूसरा शब्द जब आता है तो बीच में अंतर रखता है, वह विराम चिन्हों का अंतर होता है। इसी की वजह से भाषा स्पष्ट और उसमें जो भाव है वह हम समझ सकते हैं। मित्रों, यहाँ देखो, किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। इस रुकावट का संकेत देने वाले लिपि चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम, विराम चिन्ह, विराम का अर्थ है ठहरना और दूसरा अर्थ है रुकना। विराम का अर्थ है ठहरना, दूसरा अर्थ है रुकना। चिन्ह यानी संकेत। मित्रों, इसका उच्चारण अक्सर गलत करते हैं, चिन्ह बोलते हैं, चिन्ह, परंतु न जो है वह पूरा चिन्ह उत्तर होता है। चिन्ह हलंत है और न जोड़ा गया है, इसलिए चिन्ह होता है। उसका अर्थ है संकेत, यानी कि ठहरने का संकेत। मित्रों, जब भी हम भाषा बोले तब जहाँ जिस प्रकार रुकना है उसी प्रकार अगर हम रुकेंगे तो वाक्य में जो भाव है वो हमें स्पष्ट समझ में आएगा। विराम चिन्ह बहुत सारे हैं, हम यहाँ कुछ विराम चिन्हों के बारे में समझें। पूर्ण विराम, पूर्ण यानी संपूर्ण और समाप्त उसका अर्थ होता है। विराम यानी ठहरना, पूर्ण विराम यानी संपूर्ण ठहरना। मित्रों, वाक्य जब पढ़ते समय वाक्य जहाँ समाप्त हो जाता है वहाँ हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखो, राधा पढ़ती है। इस वाक्य में क्या कहते हैं कि राधा पढ़ती है और कुछ कहना बाकी नहीं रहता, यानी कि वाक्य यहाँ समाप्त हो जाता है। तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। अल्प विराम, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। अल्प यानी थोड़ा, विराम यानी ठहरना है कि वाक्य पढ़ते समय जहाँ हम थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा ठहरते हैं, वहाँ अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। यानी कि यहाँ जो अल्प है उसका अर्थ है थोड़ा। समझ में आया कि वाक्य पढ़ते समय जहाँ हम थोड़ा रुकते हैं वहाँ अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। देखो यहाँ पर रेखा, मीना, गीता और राहुल दोस्त हैं। रेखा, मीना, गीता और राहुल दोस्त हैं। ये सभी दोस्त हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मित्रों, वाक्य में जब एक से अधिक नाम आ जाए तो उन नामों के बाद अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे रेखा अल्पविराम, मीना अल्पविराम, इस तरह अल्पविराम का प्रयोग होता है क्योंकि हम रेखा उसके बाद थोड़ा ठहरते हैं। गीता, मीना, इस प्रकार बोलते समय थोड़ा थोड़ा हम रुकते हैं। तो यहाँ देखो, रेखा, मीना, गीता और राहुल दोस्त हैं। यहाँ गीता और राहुल के बीच में अल्पविराम का प्रयोग नहीं किया गया है क्योंकि बीच में और
मित्रों, वाक्यों में जब भी कोई वाक्य में और अव्यय का प्रयोग हो तो उसके आस पास यानी अगल बगल में अल्पविराम का प्रयोग नहीं किया जाता, परंतु यदि वाक्य के बीच में पर, परंतु, तथापि, इसीलिए, किंतु ऐसे अव्ययों का प्रयोग हो तब वाक्य में अल्पविराम का प्रयोग होता है। परंतु यहाँ और के आसपास अल्पविराम का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पर भी देखो, और उसके आसपास अल्पविराम का प्रयोग नहीं किया गया है। मित्रों, वाक्य में किंतु, परंतु और ऐसे अव्यय हो तो वहां हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे वह गरीब था पर बेईमान नहीं, पर अव्यय है, उसके आगे अल्पविराम का प्रयोग किया गया है। प्रश्नार्थ चिन्ह, जब हमें किसी व्यक्ति के बारे में कुछ जानना हो तब हम प्रश्न पूछते हैं, तो ऐसे वाक्य जो होते हैं उसके अंत में, वाक्य के अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो ऐसे प्रश्नसूचक शब्द जब भी वाक्य में आए तो वाक्य के अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह दिया जाता है। जैसे कि कौन, कब, कहाँ, किसने आदि। ऐसे प्रश्नसूचक शब्दों का जब भी वाक्य में प्रयोग हो तो वहां प्रश्नार्थ चिन्ह का प्रयोग होता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मय यानी आश्चर्य। मित्रों, वाक्यों में जब भी कोई आश्चर्य हो, हर्ष, शोक, दुख, आनंद व्यक्त हो तो ऐसा भाव व्यक्त करने वाले शब्द के आगे हम उद्गार चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विस्मयादि बोधक यानी उद्गार चिन्ह, इसे उद्गार चिन्ह भी कहते हैं। जैसे इस वाक्य में कहते हैं कि वाह, फूल बहुत सुंदर है। फूल की सुंदरता देखकर आश्चर्य होता है कि वाह, कितना सुंदर फूल है। बराबर, फूल की सुंदरता, बहुत सुंदर फूल है। मित्रों, फूल तो बहुत सारे देखते हैं, पर कुछ फूल ऐसे होते हैं जिसे देखकर मुंह से निकल जाता है कि वाह, फूल बहुत सुंदर है। तो वाह के बाद हम उद्गार चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं, अरे, ओ, अरे, ओ, बाप रे, छी, शाबाश। जब ऐसे शब्द वाक्य में हो तो उसके बाद हम उद्गार चिन्ह का प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह, योजक यानी कि दो शब्दों को जोड़कर एक बनाना हो तो हम उस शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी कि सामासिक शब्द में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आना जाना, माता पिता, आदि। यहाँ देखो, आना जाना, माता पिता, देश विदेश, दो अलग अलग शब्द योजक चिन्ह के कारण एक हो जाते हैं। ऐसे कई सारे शब्द हैं जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक ही प्रकार का शब्द जो दो बार आए, जोर जोर, धीरे धीरे, ऐसे शब्दों
होता है। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं? जब किसी बात को स्पष्ट करना हो, निर्देश करना हो, तब हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे भारत में कई नदियां हैं, गंगा, यमुना, गोदावरी आदि। भारत में कई नदियां हैं, यह निर्देश करने के लिए या स्पष्ट करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। फिर लिखा है गंगा, यमुना, गोदावरी आदि नदियां भारत में हैं। यानी कि निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किसी बात को स्पष्ट करना हो, किसी बात का निर्देश करना हो, तब निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। कौष्ठक चिन्ह, कौष्ठक चिन्ह यानी कि किसी अर्थ को स्पष्ट करना हो, जैसे कि किसी बात को स्पष्ट कर अर्थ को स्पष्ट करना हो, या फिर कोई क्रम दर्शाना हो, या फिर क्रम सूचक शब्द दर्शाना हो, या फिर किसी पात्रों के हाव-भाव दर्शाने हो, तब हम कौष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि समानार्थी, कौष्ठक में पर्यायवाची शब्द लिखो। समानार्थी शब्द का अर्थ है पर्यायवाची शब्द, एक समान अर्थ वाले शब्द। तो शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कौष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्रम दर्शाने के लिए भी कौष्ठक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 हमें क्रम लिखने हो, तब भी हम कौष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी पात्र के भाव को दर्शाना हो, जैसे कि डाकू कड़क कर बोला, तो कड़क कर वह बोला वह भाव है, वह दर्शाने के लिए हम कौष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अवतरण चिन्ह, मित्रों अवतरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरा अवतरण चिन्ह और दोहरा अवतरण चिन्ह। इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं? तो जब कोई व्यक्ति का उपनाम बताना हो, या फिर कोई इकाई हो उसका शीर्षक बताना हो, तब हम इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी जी का उपनाम निराला है। निराला उनका उपनाम है, और उपनाम दर्शाने के लिए हमने इकहरा अवतरण चिन्ह का चिन्ह लगाया है। फिर यहाँ देखो, कुत्ते की वफादारी कहानी के लेखक लल्लूभाई रबारी हैं। कुत्ते की वफादारी वह एक इकाई का शीर्षक है, कहानी का शीर्षक है, तो उसे दर्शाने के लिए इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग हमने किया है। दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं? दोहरा अवतरण चिन्ह मित्रों, जब कोई व्यक्ति बात करता है, उसका कथन ज्यों का
गांधी जी ने कहा है कि मित्रों, गांधी जी ने कहा है कि प्रार्थना आत्मा की खुराक है। यानी कि यह वाक्य जो है वे गांधी जी कहते हैं। गांधी जी ने जैसा कहा वैसा का वैसा ही हमने लिख दिया है कि हमारे ओर से हमने इस वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं किया है, इसलिए दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। मित्रों, अगर हम विराम चिन्हों में सही ध्यान नहीं रखेंगे तो वाक्य में जो भाव है वह स्पष्ट नहीं होगा और जो कहना चाहते हैं शायद हो सकता है कि उसमें अर्थ भी बदल जाए। यहाँ उदाहरण देखो, उसे रोको मत जाने दो, यानी कि यहाँ कहते हैं कि उसे रोको मत जाने दो, यानी कि उसे रोकने के लिए कहा गया है, परंतु वही का वही वाक्य उसे रोको यहाँ देखो और विराम, यहाँ उसे रोको मत जाने दो, रोको के बाद अल्पविराम किया गया, यानी कि उसे रोकने के लिए कहते हैं। वही वाक्य नीचे लिखा है, उसे रोको मत जाने दो, अल्पविराम जो है यहाँ से हटाकर हमने एक शब्द के बाद कर दिया, तो और क्या हुआ, उसे रोको मत जाने दो, यानी पहले वाक्य में रोकने के लिए कहते हैं और दूसरे वाक्य में जाने के लिए कहते हैं, उसे जाने दो मत रोको। तो एक गलत ठहराव की वजह से वाक्य में जो भाव है वह बदल जाता है, उसका अर्थ पूरा अर्थ बदल जाता है। इसलिए मित्रों, हमें विराम चिन्हों में पूरा ध्यान रखना है। भाषा जब हम बोलते हो या फिर लिखते हो, दोनों समय में, लिखते समय और बोलते समय हमें विराम चिन्हों का पूरा ध्यान रखना है। अगर हम पूरा ध्यान रखेंगे तभी हमारी भाषा प्रभावशाली बनेगी और स्पष्ट समझ में आएगी। जब हम बोलेंगे विराम चिन्हों का ध्यान रखकर, तब हमारी भाषा सुनना दूसरों को भी अच्छा लगेगा। मित्रों, यह जो उदाहरण मैंने लिखे हैं विराम चिन्हों के, एक उदाहरण लिखे हैं सभी में। आप सभी विराम चिन्हों के 5-5 उदाहरण अपनी ओर से बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। जय भारत।